नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जाट एक बार फिर आईएमपी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सांख्यिकी इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और सेकंड पार्ट जिसको हम अपकिरणन या विक्षेपण कहते हैं, इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पूरा कंप्लीट स्टैटिक्स हम लोग सिर्फ 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें हमने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो कंसेप्ट बेसिस है, इवन छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे जो इजी और आईएमपी क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी न छूटे, है ना। आओ तो हम अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं और पहले वाला लेक्चर जिन साथियों ने नहीं देखा है उन्हें वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे बेस्ड हमारा आज का ये लेक्चर है, तो हमें वो देखना बहुत जरूरी है ना। तो आओ, आज हमारा जो डिस्कशन जिन मापों पे होने वाला है वो अपकिरणन या विक्षेपण की मापें, इंग्लिश में मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो पहले तो माइंड में आएगा कि जब हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ ली थी, सारी मापें हमने पढ़ ली वहां पे, तो फिर इसकी जरूरत क्या लगी? क्या हमारा काम वो जो सेंट्रल टेंडेंसी की माप अपन ने पढ़ी थी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ी थी, क्या उससे हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा था? क्या कारण था कि हमको ये पढ़ना पड़ा? उसे हम एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। आओ हम लोग मिलके उस एग्जाम्पल को देखें कि वो एग्जाम्पल हमको किस तरह से इसकी आवश्यकता महसूस कराता है, किस तरह हमको ये समझाता है कि हमको इन मापों की भी जरूरत है, इन मापों के ज्ञान और इनके नॉलेज की भी जरूरत है। ठीक है, जो साथी ये जिन्होंने पुराना वीडियो देख लिया है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी वैल्यू दे दे अपने को और पूछे इसमें से बीच वाली वैल्यू बताओ, सेंटर वाली वैल्यू बताओ, तो बीच वाली वैल्यू या सेंटर वाली वैल्यू को पता करने की जो मापें हैं उनको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, इट मींस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जो एग्जाम्पल हमारा दिया है इसमें हमने एक फैमिली के कुछ मेंबर लिए हैं। फॉर सपोज आप ऐसा समझ सकते हो, पति पत्नी, बेटा और बेटी, और हमने उनकी हाइट ली है, उनकी ऊंचाई ली है और हम वहां पे कुछ रिसर्च करने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं। आओ तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा ये ले लेते हैं अपन, है ना। इसको सपोज मैं x मान लेता हूं एंड इसको सपोज मैं y मान लेता हूं, है ना। तो एक ग्रुप मेरे पास हो गया x वाला एंड एक ग्रुप मेरे पास हो गया y वाला, है ना। यहां क्या क्या वैल्यू दी है? तो 2, 3, 5 एंड 6, है ना। यहां क्या वैल्यू दी है? तो 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, अभी तक हम लोगों को जो भी वैल्यू देता है उसका केंद्र पता करते आता है, सेंटर पता करते आता है। हम लोग सबसे पहले इसका सेंटर पता कर लें। सेंटर पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन है, जिसे हम x बार से दर्शाते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले सभी वैल्यू का सम, इट मीन्स योग पता करना होता है। पता करते हैं, 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 2 16, इट मीन्स 16 आ गया, है ना। इसी टाइप से हमको यहाँ भी ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो समेशन ऑफ y, इट मीन्स यहाँ भी अपन टोटल पता करेंगे। तो 6 3 9, 9 2 11 एंड 12। ओके, तो यहाँ अब हम लोग इसका x बार पता कर लेते हैं। तो x बार क्या आने वाला है? समेशन ऑफ x अपॉन y, कि जो भी वैल्यू का टोटल किया है अपॉन n, जो भी वैल्यू का आपने टोटल किया है उसको आपको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। सिंपल सा, सम ऑफ टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, सिंपल सा इसका फार्मूला है। ओके, तो यहां पर जो समेशन आया, जो सम आया, जो टोटल आया, दैट इज 16 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 से डिवाइड किया तो 4 से 16 4 टाइम डिवाइड हो गया, 4 आ गया यहाँ पे। ठीक इसी तरह से मुझे इसका x बार पता करना हुआ, तो वही समेशन ऑफ y अपॉन n, भाई टोटल जो है उसका सम कर लिया मैंने, है ना। एंड यहाँ पर x बार इक्वल टू जो भी सम आया मेरा 12 अपॉन 4, दैट इज 3। तो हम ये समझें कि ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या अपकिरणन और विक्षेपण की मापें हैं, उनको जब हमने नहीं जाना था
तो उससे पहले लोगों के पास में सिर्फ एक ही तरीका था कि यदि आप जो भी वो वैल्यू देवे उनका सेंटर और केंद्र पता कर लो और दोनों का सेंटर और केंद्र एक जैसा आ जाए तो आप समझना दोनों ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं, है ना। यदि किसी का सेंटर ज्यादा आ जाए तो हम समझेंगे वो बड़ा है और किसी का सेंटर मतलब एवरेज कम आ जाए हम समझेंगे वो छोटा है। ऐसी मान्यता थी पहले, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो हमारा झुंड है, इस झुंड का एक्स बार क्या आ गया, है ना, इस झुंड का एक्स बार क्या आ गया, ये आ गया आपका 4, एवरेज 4 आ गया। किसका एवरेज 4 है, तो यहां परिवार के सदस्य, ओके। एंड सेकंड जो था वो नदी की गहराई, उसका एवरेज अपन ने निकाला, उसका एवरेज क्या आया, 3 आया। तो उस समय जो हमारे साइंटिस्ट थे फिर उन्होंने देखा कि भाई जो फैमिली मेंबर है उनकी ऊंचाई का जो औसत है, हाइट का जो एवरेज है वो ज्यादा है, और जो नदी की गहराई है उसकी गहराई का जो औसत है, जो एवरेज है वो कम है। इट मीन्स उन्होंने ये मान लिया कि फैमिली के सभी मेंबर जो है वो ऊंचे हैं और नदी की सभी तरह की गहराई जो है वो कम है। मतलब एवरेज ज्यादा आ गया तो इन्होंने बोल दिया कि हर मेंबर बड़ा है, और गहराई कम है मतलब नदी हर तरह से परिवार के सदस्यों की ऊंचाई से नदी की गहराई कम है, क्योंकि एवरेज मतलब वो डेटा जो 100% जानकारी देता था, ऐसा माना जाता था कि यहाँ 3 आ गया तो ये 3 जो है इस पूरे ग्रुप को दर्शाता है, 4 इस पूरे ग्रुप को दर्शाता है। फिर यहाँ इनके साथ क्या दुर्घटना हो गई वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ जो दुर्घटना हो गई वो मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको 100% समझ में आएगा कि दिक्कत क्या हो गई, क्यों इन लोगों को डिस्पर्सन पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ जैसे मैं आप लोगों के सामने इस तरह से एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैं कहता हूं ये नदी है ना, और इस नदी को इन्होंने अलग अलग जगह से इसकी हाइट जो है देखी, इसकी डेप्थ देखी सॉरी। तो इन्होंने देखा जैसे यहाँ ये जो नदी की गहराई है 1 फीट है, सपोज यहाँ इन्होंने देखा तो नदी की गहराई यहाँ 1 फीट थी, है ना। फिर नदी की गहराई क्या है, 2 फीट है, सपोज यहाँ देखा होगा तो यह नदी की गहराई मानो 2 फीट है ना। अच्छा, फिर आगे देखा होगा, सपोज यहां देखा होगा तो मान लो यहाँ 3 फीट थी, और यहां नदी सबसे ज्यादा गहरी है और यहां नदी की गहराई क्या थी, 6 फीट। अब इन्होंने देखा कि भैया अपने परिवार के सदस्यों की हाइट जो है उसका एवरेज ज्यादा है और नदी की गहराई अपने से कम है, तो अब हम नदी में कहीं से भी पार हो सकते हैं, हमको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अब इन्होंने क्या यहाँ मिस्टेक कर दी और क्या इनके साथ दुर्घटना हो गई, अब हमें उसको अच्छे से समझना है, तभी जाके हम इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। इन्होंने बोला कि भाई चलो अपना स्टडी हो गया, नदी की जो गहराई है उसका एवरेज कम है और परिवार की जो ऊंचाई है सदस्यों की उसका एवरेज ज्यादा है, अब हम नदी पार कर सकते हैं क्योंकि हमारी औसत ऊंचाई ज्यादा है और नदी की औसत गहराई कम है। तो जैसा कि कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, हर जगह महिला पूजनीय है, उनको प्रथम पहुंचाया जाता है। तो इन्होंने कहा सपोज ये आपके परिवार के सदस्य है, तो ये मान लो आपका बेटा है, बेटे की हाइट 2 फीट, बेटी की हाइट 3 फीट, ये आपकी पत्नी श्री है और ये आप स्वयं हैं। तो इन्होंने पत्नी श्री से कहा जिनकी हाइट 5 फीट है कि आप इस नदी को क्रॉस करके उस साइड चलिए, मैं दोनों अपने कंधों पे अपने नन्हे मुन्ने बालकों को लेके आता हूं। तो इन्होंने पत्नी श्री को कहा, पत्नी ने बोला मैं पार हो जाऊं, बोले हाँ मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, अपनी एवरेज हाइट 4 है और नदी की तो 3 है, तो अपन लोग उससे बड़े हैं, हमको कोई खतरा नहीं। पत्नी ने पति पे विश्वास किया और जो पत्नी कितने फीट की थी, 5 फीट की थी, उन्होंने इस नदी को पार कहां से कर दिया, यहां से। इस नदी को पार कहां से कर दिया, यहां से। अब आप समझ गए कि जहां नदी की गहराई 6 फीट थी और पत्नी की ऊंचाई 5 फीट थी और तैरना किसी को आता नहीं था, तो जब वो वहां अंदर गई तो फिर वापस नहीं आई। ठीक है, अब ठीक है आप खुश हो सकते हो कि सर गणित में तो ये सौदा बहुत सस्ता हो गया, जैसे कि जोक में चलता है, लेकिन हम तो गणित वाले हैं, है ना। हम कहेंगे दिमाग खराब होगा, बोले पत्नी श्री गायब कैसे हो गई, अपना तो हिसाब सही है, नदी की एवरेज तो 3 है और अपनी एवरेज तो 4 है, अपन तो ऊंचे हैं, फिर पत्नी डूब कैसे गई। फिर वहीं से एक कहावत चलती है, लेखा जोखा ज्यों का त्यों फिर भी कुनबा डूबा क्यों, कि लेखा जोखा ज्यों का त्यों है, करेक्ट कैलकुलेशन है, फिर भी फैमिली डूब गई वहां पे। तब उनको समझ में आया
कि सिर्फ सेंटर पता करने से, सिर्फ औसत और एवरेज पता करने से हमें 100% जानकारी नहीं मिलती, शायद कुछ ऐसा अधूरा बचा हुआ है जिसकी हमें जरूरत है। तो वहां से फिर फैलाव आया, फिर समझ में आया कि यदि हम एक काम कर लेते कि नदी की मैक्सिमम गहराई समझ में आ जाती, नदी की मैक्सिमम गहराई यदि हम पकड़ लेते, जैसे कि नदी की मैक्सिमम गहराई क्या है, सभी को पता है, नदी की मैक्सिमम गहराई क्या है 6, और फैमिली की मिनिमम हाइट क्या है 2, और ये फैलाव यदि उनके दिमाग में होता तो शायद उनकी फैमिली डूबती नहीं। तो जब तक हमको आंकड़ों का फैलाव मतलब उनका स्कैटरिंग पता नहीं होगा, स्कैटरनेस पता नहीं होगा, फैलाव पता नहीं होगा, तब तक हम 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये जो फैलाव है, छोटे और बड़े के बीच का जो गैप है, उसको पता करने के लिए हमें किन मापों का उपयोग करना पड़ा, तो हमें अपकिरणन या विक्षेपण की मापों का उपयोग करना पड़ा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का यूज करना पड़ा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि यदि हम वैल्यू को मतलब कोई भी डेटा है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो एक तो हमको उसका सेंटर पता करना जरूरी है, जो पहले पढ़ लिया था। आज हमको उसका फैलाव पता करना जरूरी है, जो हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या पता करती है, तो बोले फैलाव पता करती है, इंग्लिश में बोले तो डेविएशन पता करती है, या डिस्पर्सन पता करती है, या उसको स्कैटरिंग भी बोलते हैं, वो पता करती है ना। आओ कुछ और एग्जाम्पल देखें। तो जैसे कि सेंटर को पता करने की अलग अलग मेथड है, बट नेचुरल है, स्वाभाविक है कि डिस्पर्सन इट मींस फैलाव को पता करने की भी हमारे पास कुछ मापें होगी, कुछ मेजर्स होंगे, है ना। उनमें से बहुत सिंपल और छोटे छोटे एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं ताकि इजी क्वेश्चन अपन रॉन्ग ना करें, यही हमारा एफर्ट रहेगा, है ना। चलिए आओ, तो विस्तार या परास, जिसको हम इंग्लिश में रेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो विस्तार या परास या रेंज, नाम से रेंज, आप कहीं भी किसी रेडीमेड शॉप पे जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे एक शर्ट लेना है, वो बोलेगा आपकी रेंज क्या है। अपन बोलेंगे कि आप तो दिखाओ, वो शायद चिढ़ के बोलेगा कि मेरे पास में तो 100 रुपीज से लेके 10,000 तक का शर्ट है, आपको क्या देखना, आप बताओ। सोचो उसने क्या बोला, मतलब उसके पास सबसे सस्ता वाला शर्ट है 100 और सबसे महंगा है 10,000 10,000। तो रेंज क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, उसके बीच का डिफरेंस। कितना सिंपल है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, रेंज हो गया यार। कितना सिंपल। अब इसको भी हम छोड़ दें, यह तो हमारी गलती है ना। तो कभी भी रेंज पूछे आपको घबराना नहीं, आपको कहना कि आपने बड़ा सिंपल सा प्रश्न हमसे पूछा है, हम फटाफट जवाब दे देंगे। शायद ये सबसे छोटा है -7 और ये सबसे बड़ा है ना। तो बड़ा मान इंग्लिश में बोले तो लार्जेस्ट वैल्यू, माइनस छोटा मान इंग्लिश में बोले तो स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब हम इसके बीच का डिफरेंस पता करते हैं तो डेफिनेटली इसी को हम लोग रेंज कहते हैं, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो बताओ भाई, सबसे बड़ा मान लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 13, माइनस तो करूंगा ही मैं, और यहां क्या है -7। तो 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, तो यहां क्या आने वाला है 20 आने वाला है। सभी को पता है कि यहां एग्जैक्टली मुझे वैल्यू दी है, और इस सीरीज को मैं स्टैटिक्स में कौन सी सीरीज बोलता हूं, व्यक्तिगत, या इंग्लिश में बोले तो इंडिविजुअल सीरीज। आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सर कैसा क्वेश्चन, मान लो कभी आपको खंडित या डिस्क्रीट सीरीज दे दे, इट मींस वहां पर फ्रीक्वेंसी दे दे और वैल्यू दे दे। वैल्यू को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। सपोज उन्होंने दे दिया 2, 4, 6, 8 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 1, 9, 12 एंड 5। फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इट मींस ये वाली वैल्यू जो 2 है ये 1 टाइम है, जो 4 वाली वैल्यू है वो 9 टाइम है, 6 वाली वैल्यू 12 टाइम है एंड 8 वाली वैल्यू 5 टाइम है, 5 बार है ना। तो यहां हमको फ्रीक्वेंसी से तो लेना देना ही नहीं होता है, हमको तो एग्जैक्टली वैल्यू से लेना देना, मान से लेना देना। और सिंपल सी स्टोरी है कि जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटे को माइनस कर दो। तो सबसे बड़ा कौन है 8 माइनस सबसे छोटा, 8 में से 2 माइनस हुआ दैट इज 6। कितना सिंपल है कि सर यदि वो हमको वैल्यू जो है इस फॉर्म में ना देके क्लास के फॉर्म में देवे, बोले कैसे, बोले सर उसका भी एक एग्जांपल हमारे सामने रख दो तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। सपोज उसने क्लास दे दी, सपोज 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30, सपोज ऐसा दे दिया एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, वट एवर जो भी होवे उसने 5 दे दिया,
सपोज 10 दे दिया, सपोज 4 दे दिया। आपने यहां भी टेंशन नहीं लेना, आपने यहां देखना सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, ये है, इसकी सबसे बड़ी लिमिट 30 एंड या सबसे छोटी क्लास उसकी लोअर लिमिट। तो जो मैक्सिमम क्लास है उसकी अपर लिमिट और जो छोटी क्लास है उसकी लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा, उसके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 30 में से 0 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, यह इसकी रेंज हो जाएगी। अब रेंज ऐसे क्वेश्चन को यदि हम छोड़ दें, यह तो गलत बात है। तो रेंज, विस्तार या परास क्या है? बोले सर कोई सी भी सीरीज आ जाए सर, खूब अच्छे से हमको समझ आया कि रेंज तो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इससे हम लोग फैलाव मतलब डिस्पर्सन मतलब डेविएशन पता कर सकते हैं। यह सबसे इजी मेथड है, बट चूंकि यह सभी वैल्यूज पे डिपेंड नहीं है, जस्ट इसमें 2 वैल्यू हम लोग लेते हैं, इसीलिए ज्यादा ट्रस्टेड नहीं है, हम इसको बेस्ट नहीं बोल सकते, है ना। बेस्ट कब बोलेंगे? जिसमें सभी वैल्यू शामिल हो, इंक्लूड हो। तो फिर हम लोग धीरे धीरे अपग्रेड होते गए। इससे ज्यादा मेथड, अच्छी वाली मेथड हम लेके आए। वो मेथड क्या है, आओ उसको समझे। इससे ज्यादा अपग्रेड वो थी, फिर उससे भी अपग्रेड अपन लेके आएंगे और ऐसे धीरे धीरे बहुत इजीली चीजों को समझेंगे। आओ, यहां इन्होंने रेंज मतलब विस्तार से थोड़ी ठीक मेथड लेके आए, जिसका नाम था माध्य विचलन, मतलब मीन डेविएशन था, है ना। माध्य विचलन और मीन डेविएशन क्या है? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। उसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको खूब आसानी के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आप बने रहे मेरे साथ में। तो बिना मतलब मिनिमम प्रयास से मैं आपको स्टैटिक्स क्लियर कर दूंगा पूरा, है ना। तो यहां माध्य विचलन इट मींस मीन डेविएशन, तो बहुत सिंपल है। पहली चीज तो यह है, यही मैं समझा देता हूं, जो विचलन है या इंग्लिश में कहो तो जो डेविएशन है, उसका यदि आप एक्स बार पता कर लोगे, आप उसका समांतर माध्य पता कर लोगे, एग्जैक्टली वही माध्य विचलन है, एग्जैक्टली वही मीन डेविएशन है, वही मीन डेविएशन है। तो सिंपल सी थ्योरी हो गई कि पहले हमको विचलन पता करना और फिर उसका समांतर माध्य पता करना। बोले सर विचलन क्या होता है? बोले विचलन भी सिंपल है, जितनी भी वैल्यू है सभी में से मिड वैल्यू को अपने को माइनस करना है, जितने भी मान है सभी में से बीच वाले मान को माइनस करना है। बोले सर ये मिड वैल्यू क्या है? बोले सेंटर पता करने की जितनी भी मापें हैं, जैसे समांतर माध्य, जैसे माध्यिका, जैसे बहुलक, मतलब एक्स बार, एमी और जेड, सभी से मिड वैल्यू ही तो आती है। बोले सर इसका मतलब मध्यमान पता करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। बोले हाँ। बोले सर फिर यहाँ यूज किसका करेंगे सर? आपने ये बता दिया कि मध्यमान पता करेंगे, लेकिन आपने तो बोले 3 तरीके, सर आप इसमें यूज किसका करेंगे? तो इसका जवाब है, हम लोग जब यहाँ विचलन पता करेंगे तो हम तीनों का उपयोग कर सकते हैं, एक्स बार का, एमी का और जेड का, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों का यूज कर सकते हैं। बट हाँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताने जा रहा हूं, यदि क्वेश्चन में किसी का भी नाम ना लेवे तो फिर किसका यूज करना? तो जो बेस्ट मेथड है दैट इज एमी। वेरी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मीन डेविएशन है उसको कितने तरह से पता किया जाता है। तो 3 तरह है, एक्स बार, एमी और जेड, बट जो इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट है, दैट इज मीडियन, माध्यिका, एमी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ अब एक छोटे से एग्जांपल को, थ्योरी वाला पोर्शन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। अब मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, बस आप मेरे साथ बने रहें, आ जाओ, है ना। तो यहां ये जो इन्होंने वैल्यू दी है, इन वैल्यूज को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं, 1 2 3। अब जो भी वैल्यू दी है उसमें बीच वाली वैल्यू तो देखने से ही समझ में आता है, बट फिर भी मान लो मैं एक्स बार पता करूं तो एक्स बार के लिए क्या, इनका योग करूंगा, सम करूंगा, ये 6 आएगा। देन एक्स बार जो भी टोटल वैल्यू थी उसका सम कर लिया और n से डिवाइड कर दूंगा, इट मींस 6 डिवाइड बाय 3, कैंसिल कर दूंगा, 2 टाइम 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो मिड वैल्यू क्या आ गई, 2। अब आप एक्स बार से पता करोगे तो भी आना तो 2 ही है ना। एक्स बार क्या है, मिड वैल्यू, मध्यमान को पता करने का तरीका ही तो है, तरीके से थोड़ी फर्क पड़ता है, जो आंसर है वो तो वो का वही आना है ना। चलो, अब आपने मध्यमान पता कर लिया, अब आप इसको सभी में से माइनस करेंगे, सभी में से माइनस, तो जितनी भी वैल्यू है उसको, उसमें से बीच वाली वैल्यू को माइनस करोगे, बीच वाले मान को घटाओगे तो फिर विचलन आ जाएगा। और विचलन को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, डेविएशन, इसीलिए उसको दर्शाते हैं डी से।
इसको आप dx भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलो माइनस करो। अब हमने माइनस किया था, 1 में से 2 गया, -1 है ना, 2 - 2 0, 3 - 2 1, ऐसा हुआ, ठीक है। बट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि समांतर माध्य से आप विचलन पता करोगे, डेविएशन पता करोगे और उसका सम पता करोगे तो ऑलवेज 0 आएगा। तो ये प्रॉब्लम इन लोगों के साथ आ गई। तो फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा गलत काम यहां कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि ये जो विचलन आएगा, जो डेविएशन आएगा, आप इसका मॉड्यूलस ले लेना, दोनों तरफ 2 लाइन खींच देना, जिसको मोड कहते हैं। और जहां भी मैथमेटिक्स में मोड आता है, ये समझ लो मैथमेटिकली एरर आ जाती है, वहां मिस्टेक हो जाती है, फिर मैथमेटिक्स वाले उसको परमिशन नहीं देते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, माइनस को इग्नोर कर दिया, सभी वैल्यू को क्या मान लिया प्लस। इतना बड़ा पाप मैथमेटिक्स में थोड़ी चलता है कि -5 और +5 सेम हो जाए, लेकिन ये पाप यहां हुआ और इसीलिए इसको बेस्ट मेथड नहीं कहा गया, याद रखना, क्योंकि यहां पर माइनस और प्लस को इग्नोर किया गया, माइनस और प्लस को भुला दिया गया, जिसकी परमिशन मैथमेटिक्स नहीं देता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये विचलन आ गया, बट हम इसको कंप्लीटली कहें तो पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन है, ऋण होते हुए भी आपने धन कर दिया उसको, ठीक है। आ जाओ, तो ये जो मेरा विचलन था उसको मैंने जोड़ देना है, 1 और 1 2, और वही मैंने कहा कि जो भी आपका विचलन आया है ना, उस विचलन का आपको क्या करना है, समांतर माध्य लेना है। तो जो भी विचलन का सम मैंने किया है, ये विचलन आ गया, उसको मैं n से डिवाइड कर दूंगा, है ना। जैसे वैल्यू का समांतर माध्य क्या हुआ, यही सम करके और n से डिवाइड किया, वैसे इसका भी सम करके n से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो बताओ इसका सम कितना है, 2 and डिवाइड बाय 3। तो यही मेरे लिए क्या कहलाया, md या 2/3। तो कितना सिंपल है मीन डेविएशन पता करना। बोले सर बहुत सिंपल, सबसे पहले इसकी बीच वाली वैल्यू पता कर लो, उस बीच वाली वैल्यू को सभी जगह से माइनस कर दो, बट वहां माइनस और प्लस को इग्नोर करके सभी को प्लस मान लेना, इसको ऐड करके पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है कि सर ये वाला प्रोसेस आपने किससे किया, एक्स बार से। सर क्या हम इसको एमी से कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूं, एमी मतलब मीडियन, पहले वाले लेक्चर में बताया कि पदों को बढ़ते क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा वह एमी आएगा। तो यहाँ एमी भी क्या है, 2 है। अब बस एक्स बार की जगह एमी लिख दोगे, बट वैल्यू तो सेम टू सेम आएगी, एक्स बार की जगह एमी, आंसर 2/3 आएगा। हाँ, एमी थोड़ा अलग होता तो जहां 2 माइनस किया वहां 2.5 माइनस कर देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा एक्स बार से होगा वैसा ही एमी से होगा एंड वैसे ही जेड से होगा। तो आपने मीन डेविएशन मतलब माध्य विचलन देख लिया, और आपके मन में एक तकलीफ भी आ गई कि यहां इन्होंने माइनस और प्लस को भुला दिया, इन्होंने बोला माइनस और प्लस मेरे लिए तो प्लस है, तो कहीं ना कहीं एक मैथमेटिकल एरर आ गई, और उसी कमी को लेकर एक वैज्ञानिक आए हमारे सामने, उन्होंने उस कमी को दूर किया, फिर हमारे सामने एक नया माप रखा, एक नया मीजर रखा। वह क्या है, अब हम उसकी चर्चा करते हैं, आओ तो देखें। ओके, वह है मानक विचलन, प्रमाप विचलन, मानक विचलन भी बोलते हैं, प्रमाप विचलन भी बोलते हैं, एवं प्रसरण। ये प्रसरण क्या चीज है उसको मैं समझाता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ओके, तो आओ हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन कर लें, जिससे तसल्ली पूर्वक हम अपनी बात को समझा सकें। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन साहब ने जो आपकी माध्य विचलन थी, जिसको मीन डेविएशन कहते हैं, उनको उस माप को इन्होंने समझा, उसमें जो जो मिस्टेक्स थी उनको दूर किया, और आप और हमारे सामने एक नई माप स्टैंडर्ड डेविएशन, या यूं बोल दो वेरिएंस, प्रसरण हमारे सामने रख दी। इन्होंने कैसे कमियों को दूर किया, क्या क्या इन्होंने स्टडी की, आओ मैं उसको भी समझाता हूं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने सबसे पहले बोला कि देखो भाई ऐसा है, हम अपने पुराने बुजुर्गों से भी पूछें कि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो देसी कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मतलब जैसी चीजें अपन शामिल करेंगे प्रोडक्ट उतना ही बेस्ट बनेगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आपको विचलन पता करना है, हम मना नहीं करेंगे, बट आप यहां विचलन पता करने के लिए एक्स बार, एम ई एंड जेड आप तीनों का यूज कर रहे हैं,
जबकि हमको मालूम है सेंटर और केंद्र पता करने की जो बेस्ट मेथड है वो कौन सी है, एक्स बार। तो बोले जब आपको पता ये बेस्ट है तो फिर आप तीनों का यूज क्यों कर रहे हो, आप सिर्फ इसी का यूज करो। ठीक है, तो एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में विचलन जब पता करेंगे तीनों का नहीं, सिर्फ इसका यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने जब यहां डेविएशन इट मींस जब विचलन पता किए थे और उस विचलन में क्या आया था, माइनस, तो आपने उस माइनस को प्लस करने के लिए मॉड्यूलस ले लिया, मोड ले लिया, ताकि ये माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, और सारे डेविएशन जो है, सारे जो विचलन है वो किसके हो जाए, प्लस के हो जाए। आपने यहां रॉन्ग कर दिया, ये तो गलत है। फिर बोले इसको कैसे करें, क्योंकि हमारी मजबूरी, यदि हम माइनस को नहीं भगाएंगे तो वहां जीरो आ जाएगा, और जीरो आ गया तो फिर प्रोसेस ही क्लोज हो जाएगी। जीरो के बटे में कुछ भी लिखो, जीरो ही आना, फिर आगे कैसे जाएंगे हम लोग। तो चिन्हों को भुलाना, साइन को इग्नोर करना, तो वहां मजबूरी थी हमारी, लेकिन इन्होंने उसका सही तरीका दिया। इन्होंने बोला कि भैया आप एक काम क्यों ना करते, बोले बताओ। बोले ये जो आपके डेविएशन है ना, ये जो आपके डेविएशन जो माइनस में आ रहे हैं ना, आप इनका स्क्वायर कर दीजिए। बोले ठीक है। बोले जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये अपने आप ही प्लस हो जाएंगे। सपोज यहां पे -2 था, यहां पे क्या था, -2 था, है ना, -2 था। अब -2 था और हमने मोड लेके उसको +2 बना लिया, पर रहा तो 2 का 2, वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये एक अच्छी चीज थी। अब सर आपने -2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया, बट ये प्रॉब्लम ये आ गई, 2 4 हो गया ना सर, 2 अलग चीज है, 4 अलग चीज है, तो इसका हिसाब कौन बराबर करेगा। बोले रुको ना, हम करते हैं। आपको इसकी मेथड तो समझ में आ गई। बोले हाँ समझ में आ गई। बोले बताओ, सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार। आ जाओ, एक्स बार को कैलकुलेट कर लिया। फिर बोले इस एक्स बार को बोले सभी जगह से माइनस करेंगे तो विचलन, इट मीन से डेविएशन आएगा। बोले विचलन आया। बोले यहाँ प्लस और माइनस दोनों रहेंगे। बोले हाँ दोनों रहेंगे। उसके लिए क्या करोगे, बोले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लिया, और फिर उसका समेशन करके और उसको n से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। बोले हाँ ऐसे ही करना है। और बोले फिर आप इसका लास्ट में ले जाके स्क्वायर रूट कर देना। क्या कर देना, स्क्वायर रूट कर देना। यदि आपने स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया, लाइक 4 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो वापस ये क्या हो जाएगा, 2। तो आपके मन की जो डाउट थी वो भी दूर हो गई। तो यहां पे थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी हो गई कि पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर रूट करो, और इसीलिए यहां 2 मेथड आ गई। एक आ गया प्रसरण, जिसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और आपका मानक विचलन, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, और सिग्मा से डिनोट करते हैं। बोले सर ये क्या चीज है, ये भी बता दो। बोले बहुत इजीली मैं बताता हूं, बस आप ध्यान देना। ये जो है, जब आप स्क्वायर रूट नहीं लोगे तब तक इसको भी बोलते हैं, जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और यदि आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो फिर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला एसडी का फार्मूला हो जाएगा, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कभी कोई आपसे बोले कि भाई 2 डिफरेंस बताओ एमडी और एसडी में, तो आप ये 2 डिफरेंस बता देना। पहला डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डेविएशन मतलब विचलन तीनों से अपन पता करते हैं, जबकि यहाँ एक्स बार से पता करते हैं। दूसरा डिफरेंस, यहाँ माइनस को प्लस करने के लिए मोड लेते हैं, जो कि मैथमेटिकली गलत तरीका है, जबकि स्क्वायर करके उसको प्लस करते हैं, जो मैथमेटिकली करेक्ट तरीका। यही 2 रीजन है जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेस्ट मेथड है किसकी, आपकी डिस्पर्सन की। तो बोलो डिस्पर्सन या अपकिरणन या विक्षेपण की बेस्ट मेथड कौन सी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे मानक विचलन कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति जो पहले वाले लेक्चर में बताया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी बेस्ट मेथड कौन सी है, समांतर माध्य मतलब एक्स बार। लेकिन माध्य विचलन इससे पहले ही पढ़ा अपन ने, मीन डेविएशन, उसके लिए बेस्ट कौन है, तो उसके लिए मीडियन, उसके लिए मीडियन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि अब इतनी चीजें आपने पढ़ ली, तब मैं इसके आगे कुछ छोटे से एग्जाम्पल, ये जो फार्मूले है, ये फार्मूले तो मैंने आपको सिखा ही दिए हैं। जैसे मैंने आपको दिखाई दिया कि एक्स बार पता करेंगे, उसको माइनस करके स्क्वायर करेंगे और समेशन करके एन से डिवाइड कर देंगे। जब तक स्क्वायर रूट नहीं लिया, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, तो इसको वेरिएंस का फार्मूला वी बोलेंगे। स्क्वायर रूट ले लिया तो इसको एसडी मतलब मानक विचलन कहेंगे। इसके 2 फार्मूले हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स बार को माइनस करने के बाद स्क्वायर किया, और यहाँ जितनी भी वैल्यू थी सभी को स्क्वायर कर दिया, फिर उसका सम कर दिया, एन से डिवाइड करा, और वो जो एक्स बार आप माइनस कर रहे थे उसको लास्ट में किया। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बट ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बहुत बेहतरीन फार्मूला आपके सामने मैं रख रहा हूँ,
शायद आप में से कम लोगों ने देखा होगा, ध्यान देना, कि यदि हमारे पास में दो वैल्यू है, जैसे ए और बी, ओनली टू वैल्यू है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता कर सकते हैं। वो जो लंबी चौड़ी मेथड है ना, वो जाने की जरूरत नहीं, हो सकता है पूछ ले आपको। बोले सपोज वो टू वैल्यू ए एंड बी है, कुछ नहीं करना, ए और बी, ए माइनस बी, उसका मॉड ले लो, डिवाइड बाई 2, सीधे एस डी आ जाएगा। ध्यान रखना इससे एस डी आएगा। हाँ, आपको भी पता करना, वेरिएंस पता करना, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो यदि दो वैल्यू है तो कैसे हम लोग एस डी पता करेंगे? बोले सर ए माइनस बी मॉड्यूलस अपॉन 2, उसका मॉड लेके 2 से भाग दे दो। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है। नई चीज आपको मैंने दिखाई है, शायद कम लोगों ने देखी होगी। चलो, एग्जाम्पल भी उसी पे मैंने रख लिया। मैंने टू वैल्यू ले ली, दोनों मेथड से अपन करके देखते हैं। 2 and 4 आ जाओ, इनको अपन लोग करके देख लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू को हम लोग एक्स से डिनोट कर दें, 2 and 4। चलो, पहले अपनी नॉर्मल मेथड, बोले यदि अपने को एस डी एंड वी, इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, हिंदी में बोले तो मानक विचलन और प्रसरण पता करना है। सबसे पहले हमको एक्स बार पता करना पड़ेगा। इसके लिए जितनी भी वैल्यू उसका टोटल करना पड़ेगा, 4 + 2 6। जब आपको टोटल हो जाए तो n से डिवाइड, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यू है उससे डिवाइड करो। तो सम तो योग तो 6 है, 1 और 1 दो वैल्यू है। 2 से 6 को कैंसिल कर दो, 3 टाइम 3 बार कैंसिल होगा। तो ऐसे करके ये आपको एक्स बार मिल जाएगा। तो एक्स बार क्या है? बोले वैल्यू का योग और अपन नंबर ऑफ वैल्यू, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिंपल। जैसे ही हम लोगों को क्या पता चला एक्स बार, हमने उस एक्स बार को सभी जगह से माइनस करना है। इसी को अपन विचलन बोलते हैं। विचलन क्या है? पद माइनस मध्य पद, है ना। जैसे यहाँ विचलन बोलूं तो ये जो मेरी बीच वाली फिंगर है, उंगली है, इससे सभी उंगलियों की जो दूरी है, जैसे ये दूरी कम है, ये ज्यादा है, तो ये विचलन है। यहाँ से यहाँ का विचलन कम, यहाँ से यहाँ का विचलन और ज्यादा, तो विचलन से ही फैलाव पता चलता है। जिसका विचलन ज्यादा उसका फैलाव ज्यादा, है ना। तो सभी उंगलियों में से बीच वाली उंगली से माइनस करें तो फिर वहां विचलन पता चल जाएगा। तो यहां बीच वाली वैल्यू कौन सी है? 3। चलो 3 माइनस करो, तो 2 - 3 -1, 4 - 3 +1। अब यहां आपको प्लस और माइनस को भूलना नहीं है। यहां आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। ये लो स्क्वायर कर दिया मैंने, -1 का स्क्वायर +1, 1 का 1, और ये जो स्क्वायर है उसका आपको सम करना है। तो यहां सम कर दो, ये लो साहब, सम कर दिया। सम मतलब योग कर दिया, है ना। तो बताओ 1 + 1 दैट इज 2। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ अब मैं कहाँ चलने वाला हूं? फार्मूले के ऊपर चलने वाला हूं। तो मुझे मालूम है कि ये जो पहले मुझे मिलेगा दैट इज वी मिलेगा, कि जो भी मैंने ये पता किया है सम अपॉन n, ये क्या आया? 2 आया बाय 3। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा? 2/3, मतलब प्रसरण ये आ जाएगा। और एस डी पता करना है, मतलब मानक विचलन पता करना है, तो 2/3 का स्क्वायर रूट ले लो। तो पहले क्या मिलेगा? v, मतलब वेरिएंस, मतलब प्रसरण, जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। बाद में मिलेगा मानक विचलन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिंपल, यहाँ स्क्वायर रूट और वहां स्क्वायर रूट नहीं है। कितना सिंपल हो गया, है ना। अच्छा, जो हमारी दूसरी मेथड है, आओ कितनी मजेदार मेथड है, उसको फटाफट समझ लेते हैं हम। तो आ जाओ, क्या बोला कि यदि वैल्यू, दो वैल्यू है, तो a - b मॉड और अपॉन n, सीधे आपको एस डी मिल जाएगा। एस डी, तो एस डी के लिए a क्या है? 2 और ये 4, तो 2 - 4 का मॉड अपॉन टोटल वैल्यू 2 है, कुल मान 2 है। तो एस डी इक्वल टू, है ना, 2 में से 4 गया, ठीक है ना। तो यहां पर हाँ, एस डी इक्वल टू 2 - 4 दैट इज 2, 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ एस डी मेरा क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को देखना है कि ये यहां हम लोगों की मिस्टेक हो गई, उसको अपन सही कर लेते हैं। वही मुझे आया कि मिस्टेक कहां कर ली। तो यहां हम लोगों ने 3 लिखा, एग्जैक्टली 3 लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू कितनी है? 2 है ना। अपन अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं एंड वापस आंसर करेक्ट आ जाएगा। 2/2 दैट इज 1, यहां भी 2/2 दैट इज 1, है ना। और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या आने वाला है? 1, ठीक है। तो ऐसे भी अपन ने निकाला 1 आया, और ऐसे भी अपन ने निकाला 1 आया, ठीक है।
तो यहां जहां गलती से 2 की जगह 3 लिख दिया था, अपन ने 3 को वापस 2 कर दिया है ना। क्यों अपन ने किया? क्योंकि अपने को मालूम है 1 और 1 2 वैल्यू है, तो n का मान तो 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कैंसिल किया, 1 आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो भी 1 ही आएगा, तो ये सीधा सीधा आपको मिल जाएगा SD, ठीक है। तो बताओ यदि मैं बोलता हूं कि मेरे पास 2 वैल्यू है, बोले क्या है सर बताओ, बोले एक है 10 और एक है 15, बोले सिंपल 10 माइनस 15 5, 5/2 2.5 आ जाएगा सीधा। अब 2.5 क्या आया? SD, और उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा? V, तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तब जाके क्या आएगा? V। समझ में आया? सपोज SD 2 है तो V क्या होगा? 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको ट्रिक दिखा दी और जो मिस्टेक हुई थी उसको भी अपन ने करेक्ट कर दी, ठीक है ना। आ जाओ, अब मैंने आपको बोला ना कि एक साइड में एक फार्मूला लिखा है, मैं उसके ऊपर एग्जांपल आपको प्लेस करता हूं। आ जाओ, तो SD पता करने के मैंने अलग अलग तरीके के फार्मूले आपके सामने रख रहा हूं, और SD और V में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर रूट लगाओगे तो SD और नहीं लगाओगे तो V, सिंपल सा डिफरेंस है, वो याद हो जाएगा, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट में इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, सिंगल वीडियो में आपका टेंशन खत्म करने वाला हूं, है ना। बस आप भी थोड़ा सा हिम्मत रखिए बस, है ना। तो यहां अगेन V समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन xi बाई n का होल स्क्वायर। मतलब हिंदी में बोले तो पदों के वर्गों का योग बटे पदों की संख्या, और माइनस पदों का योग बटे पदों की संख्या का वर्ग। पद मतलब टर्म, इंग्लिश में तो मैंने बोल ही दिया है। ओके, नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं और यहां वैल्यू को प्लेस करते हैं, मान को फिल करते हैं। तो मुझे यहां देखना है फटाफट में, बोलो ये क्या हो गया? पदों के वर्गों का योग 100, यहां n पदों की संख्या देखो, ये देखो 5, यहां पे देखो पदों का योग कितना है? 20, है ना। एंड n वही आपका, ठीक है ना, n क्या आ गया आपका? 5, एंड उसका मैं क्या लेने वाला हूं? स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ 100/5 कितनी बार कैंसिल होगा? 20 बार। ये कितनी बार कैंसिल होने वाला है? 4 बार। 4 का स्क्वायर आने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ 20 माइनस 16 होने वाला है। 20 माइनस 16 दैट इज 4, तो ये क्या आ गया? V आ गया। अब यदि मेरे पास में V पता है तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं V आने के बाद SD बहुत इजी है, स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या आने वाला है? 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन पता कर सकते हैं। कब? कभी भी x न दे के x का स्क्वायर देवे, वैल्यू न दे के वैल्यू के स्क्वायर का सम देवे, तो समझ जाना ये वाला फार्मूला लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ऑलवेज ध्यान रखना कि जो वेरिएंस है वो पॉजिटिव होता है, मीन डेविएशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि माइनस को तो रहने नहीं दिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेरिएंस, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने रखा, फटाफट और बहुत स्पीड से हम लोग चलेंगे। और इतना स्पीड से चलने के बाद आपको सिंगल लेक्चर में मैं डिस्पर्सन जैसी बड़ी भारी मेजर आपको कंप्लीट करा रहा हूं सिंगल लेक्चर में, आसान नहीं है। आओ समझो, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आए हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको इंपॉर्टेंट भी ना समझे। इसको मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूं। पूरा टेबल मैंने रेडी कर लिया है। देखो भाई लोगों, यहां जो मैंने टेबल पे लिखा है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक सेंटर पता करने की मेथड होती है जो हम पहले लेक्चर में पढ़े, और एक बीच में जो फैलाव है जिसको डिस्पर्सन बोलते हैं उसको पता करने की मेथड होती है। तो फैलाव या डिस्पर्सन को पता करने की जितनी भी मेथड है, चाहे वो मीन डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस मतलब प्रसरण हो, सभी के ऊपर हिंदी में बोले तो मूल बिंदु और इंग्लिश में बोले तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता। बोला सर इसका क्या मीनिंग है? बेटा इसका मीनिंग मैं बताता हूं कि जितनी भी आपके पास वैल्यू है, चाहे 5 वैल्यू हो, 10 वैल्यू हो, आप सभी वैल्यू में कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी माइनस कर दो, कुछ भी प्लस कर दो, कुछ भी माइनस कर दो, कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, इनके आंसर कभी नहीं बदलते। बोले सर कैसे? देखो मैंने पूरी टेबल बना दी है ताकि आपको बहुत कम समय में मैं समझा सकूं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिए। सबसे पहले मैंने एक्स बार लिया क्योंकि एक्स बार के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, ताकि दोनों चीज में अलग कर सकूं। मैंने एक कंडीशन ली है, मैंने इन मापों के ऊपर जोड़ और घटाव, फिर वही कहूंगा प्लस माइनस का इफेक्ट मैंने देखना चाहा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड मूल बिंदु।
मैंने बोला कि जब मैंने उस क्वेश्चन में जोड़ घटाव कुछ भी नहीं किया, बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं किया था, और एक क्वेश्चन मेरे पास था, मैंने उस क्वेश्चन का एक्स बार पता कर लिया। कब? ना कुछ जोड़ा था ना कुछ घटाया था, उससे पहले कितना आया था सर? 2 आया था। अब मेरा क्वेश्चन हो गया, एक्स बार पता कर लिया, आंसर 2 आया, लेकिन कोई व्यक्ति आया निकल के, बोले सर एक काम करो। बोले हाँ बताओ भैया। बोले सर आप सभी वैल्यू में, आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें जितनी भी वैल्यू थी सभी में सर आप एक काम करो, 2 प्लस कर दो, 2 जोड़ दो, और फिर डबल से आप एक्स बार कैलकुलेट करो। बोले ठीक है। तो हमारे पास फंडा होना चाहिए कि आपने जो भी पहले एक्स बार पता किया है, सभी वैल्यू में वो जो भी प्लस करने के लिए बोले, आप इतनी लंबी चौड़ी कथा मत करो, आप डायरेक्ट आंसर में प्लस कर दो। मतलब जो आंसर पहले 2 था वो 2 + 2 होके क्या आ जाएगा? 4। मतलब एक्स बार बदल गया। सभी वैल्यू, सभी पदों में 2 जोड़ने के बाद पहले वाला नहीं आया, 2 धन 2 4 आ गया। इसी प्रकार यदि वो सभी वैल्यू में से 2 घटाने के लिए बोले, तो आपको सभी वैल्यू में से 2 नहीं घटाना, 2 माइनस नहीं करना, डायरेक्ट आंसर में से माइनस करना है। किस केस में? एक्स बार के केस में। जो एक्स बार पहले 2 था, सभी वैल्यू में से 2 माइनस करेंगे तो एक्स बार में से भी 2 माइनस हो जाएगा, 2 - 2 नया वाला एक्स बार क्या आ जाएगा? 0। बट ये सिर्फ किसके केस में होने वाला है? ये सिर्फ होने वाला है एक्स बार के केस में, क्योंकि यहां फर्क पड़ता है, ये अफेक्टेड है। हाँ, बट एमडी और एसडी और वी टेंशन फ्री। बोलते हैं आप सभी वैल्यूज में 5 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 50 जोड़ दो, 1 करोड़ जोड़ दो, इनके आंसर तो बदलते ही नहीं है, जो पहले आएंगे वही बाद में आएंगे। कितना सिंपल हो गया यार, फ्री के नंबर है ना। तो बताओ, एक क्वेश्चन था उसका एमडी पहले 3 था, बाद में उस क्वेश्चन में जो वैल्यू थी, जितनी भी वैल्यू थी, बोलता है सभी में +2 कर दो और डबल से एमडी पता करो। अपन बोलेंगे भाई प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि पहले 3 था बाद में भी 3 आएगा, ना प्लस करने से फर्क पड़ेगा ना माइनस करने से फर्क पड़ेगा। और यह स्टोरी सिर्फ एमडी में नहीं है, डिस्पर्सन की जितनी भी मेजर है उसमें है। इट मीन्स मैंने रेंज यहां लिखी नहीं, बट रेंज में भी यही बात लागू होगी, एप्लीकेबल होगी, है ना। एसडी पहले कितना था? 4। अब सभी में कुछ भी जोड़े कुछ भी घटा, देखना ही नहीं, 4 का 4 ही आएगा। वेरिएंस पहले कितना था? पहले इट मींस जोड़ने और घटाने से पहले, प्लस और माइनस करने से पहले, है ना। तो वेरिएंस पहले कितना था? 16। अब वो बोल रहा है कि मैं इसमें +5 कर रहा हूं। बोले जो आपको करना आप करो, प्लस और माइनस का प्रभाव डिस्पर्सन की जितनी भी मेथड है उस पर नहीं पड़ता है। आप कुछ भी प्लस कर लो, कुछ भी माइनस कर लो, आंसर बदलने वाले नहीं। यदि पहले 16 था तो जोड़ने के बाद में भी 16 आएगा, तो घटाने के बाद में भी 16 आएगा। तो बोलो डिस्पर्सन की जितनी भी मेथड्स है वो किससे अफेक्टेड नहीं है? वो प्लस और माइनस से अफेक्टेड नहीं है। प्लस और माइनस इट मींस हिंदी में मूल बिंदु एंड इंग्लिश में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। बट दूसरी चीज क्या है? जोड़ घटाव के बाद में गुणा भाग, इंटू और डिवाइड, उसका प्रभाव पड़ता है, उससे ये अफेक्टेड है। वो पॉइंट आपके सामने में रखता हूं। ये वाला पॉइंट देखो आप, सेम एग्जांपल है। पहले हमने सभी वैल्यू में +2 और -2 करके रिसर्च किया। अब हम +2 के बजाय 2 का इंटू कर देंगे, -2 के बजाय 2 से डिवाइड कर देंगे। बट यहां इफेक्ट आएगा, सभी वैल्यू में वो जो करे अपने को सीधे वो आंसर में करना है। उसने सभी वैल्यू में *2 किया तो अपन सीधे आंसर में *2 कर देंगे। सभी वैल्यू को 2 से डिवाइड किया तो अपन डायरेक्ट आंसर को 2 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। आते जाओ, तो यह अफेक्टेड होती है। मैंने बोला है कि ये सभी जो है इंटू और डिवाइड का प्रभाव यहां पड़ता है ना। और इंग्लिश में अपन बोले अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, और हिंदी में बोलते हैं पैमाना। सपोज एक क्वेश्चन का एक्स बार मैंने कैलकुलेट किया था, कब किया? पहले कब? बोले कुछ भी प्लस और माइनस करने से पहले। कितना आया? 2। फिर बाद में सभी वैल्यू में उसने 2 का गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो डबल से कैलकुलेट करो। बोले डबल से थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, फंडा आ गया, डायरेक्ट आंसर। उसने जो सभी पदों के साथ किया, उसने जो सभी वैल्यू के साथ किया, अपने को वो डायरेक्ट आंसर के साथ करना है। किस केस में? इंटू और डिवाइड, गुणा और भाग। प्लस और माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे नहीं पड़ता था? एमडी, एसडी और वी पे, है ना। तो जो आंसर पहले 2 था, सभी में आपने किसका गुणा किया? 2 का गुणा किया, तो डायरेक्ट 2 × 2 4 हो जाएगा। आप 2 का भाग दोगे तो डायरेक्ट 2 का भाग होके 1 हो जाएगा। सिंपल, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको सब, है ना। अच्छा, एमडी के केस में बात करें, सेम चलेगा। पहले एमडी कितना था? 3। कब?
2 से इंटू करने से पहले। अब इंटू कर दोगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। सभी वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट 3/2 1.5 हो जाएगा। मतलब वो जो सभी वैल्यू के साथ करेगा हम वही का वही एक्शन डायरेक्ट आंसर के साथ करने वाले हैं। अच्छा, एसडी पहले कितना था 4, पहले मतलब कब, इंटू और डिवाइड से पहले। अब उसने सभी वैल्यू के साथ क्या किया, बोले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा। देन वो सभी को उसने 2 से डिवाइड किया, भाग दिया, डायरेक्ट आंसर को भाग दे दो 4/2 2 हो जाएगा। सिंपल चल रहा, सिंपल। अच्छा, अब हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कलर चेंज कर देता हूं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका है, ये सिग्मा देन ये सिग्मा स्क्वायर। यहां जो भी लिखेंगे वेरिएंस उसका स्क्वायर होता है। लाइक यहां 4 है तो ये 4 का स्क्वायर 16, तो जो भी एसडी में होता है वी में उसका स्क्वायर करना पड़ता है। जैसे सभी वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2 से नहीं 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन 16 इंटू 4 दैट विल बी 64, वो 64 आएगा। तो वेरिएंस में उस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना, गुणा नहीं करना, उसका वर्ग करना, स्क्वायर करना। और डिवाइड और भाग में भी वैसे ही डायरेक्ट उसका भाग नहीं देना, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, उसका स्क्वायर करना, वर्ग करना। क्यों? क्योंकि ये होता ही वर्ग है, होता ही स्क्वायर है। लाइक पहले आप 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ 2 से नहीं 2 के स्क्वायर से डिवाइड, इट मीन 16/4 दैट विल बी 4, वो 4 आएगा। तो सिंपल कंक्लूड करता हूं कि आपकी अपकिरणन या विक्षेपण की जो मापे हैं उनके ऊपर जोड़ और घटाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुणा और भाग का प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश में बोले तो जो डिस्पर्सन की मेजर है वो प्लस और माइनस से तो अफेक्टेड नहीं होती है, बट इंटू और डिवाइड से अफेक्टेड होती है। स्पेशल केस है वेरिएंस वी में, सभी वैल्यू को आप 5 से डिवाइड करोगे तो वेरिएंस 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 स्क्वायर से डिवाइड होगा। सभी वैल्यू को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस 5 से मल्टीप्लाइड नहीं होगा, 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा। बाकी नॉर्मली सीधे सीधे 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। बहुत कम टाइम में चीजें, आप यहाँ कितने सारे क्वेश्चन है, ढेर लगे हुए क्वेश्चन के। अब अलग अलग इसको बताओ तो एक लेक्चर तो इसमें चला जाए, लेकिन मैंने कंक्लूड कर दिया है ना। आ जाओ नाउ, अब हम आगे देखते हैं और अगली बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही हमने लिए हैं। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी में बोलो मानक विचलन गुणांक। यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का गुणांक कोएफिशिएंट पता करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या है? ऊपर आप स्टैंडर्ड डेविएशन इट मीन सिग्मा लिख लो और एक्स बार से डिवाइड कर दो। ऊपर माध्य विचलन लिख लो, नीचे समांतर माध्य, या इंग्लिश में कहें तो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे एक्स बार। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रसरण या विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन भी बोलते हैं इसको। करना कुछ नहीं है, यही वाला एग्जांपल लेना है, यही वाला फार्मूला लेना है और एग्जैक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मतलब यूं बोल सकते हैं कि यही फार्मूला लिया और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस मिल गया। और इसी के कारण यह बहुत आईएमपी हो गया। किसके कारण? 100। आपको पता होना चाहिए किसी भी फार्मूले में 100 का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो वहां जो आंसर आता है वो आंसर किस में आता है? परसेंटेज में आता है। और शायद आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास में 2 ग्रुप है, एक है ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। यदि मैं दोनों ग्रुप को कंपेयर करना चाहता हूं तो कंपेयर करने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है? परसेंटेज। और परसेंटेज से आंसर किस में आता है? प्रसरण गुणांक में या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। ध्यान रखना, डिस्पर्सन या अपकिरणन की सबसे बेस्ट मेथड कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन। केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी की बेस्ट कौन है? एक्स बार। मीन डेविएशन माध्य विचलन के लिए बेस्ट कौन है? एमी। बट यदि कंपेयर करना, तुलना करना है तो उसकी सबसे बेस्ट मेथड है COV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या प्रसरण या विचरण गुणांक। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूले में 100 का मल्टीप्लीकेशन है, इट मींस आंसर परसेंटेज में आएगा और परसेंटेज ही कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी गिरने वाला है ना। फटाफट देखो, जल्दी से जल्दी देखो। यहां फिर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं ताकि फिर उस फार्मूले पे प्रैक्टिस करा सकूं। आ जाओ तो जल्दी से जल्दी आ जाओ और मैं आपको जल्दी से जल्दी सारे काम कंप्लीट कर देता हूं, है ना। यहां प्रसरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला लगने वाला है। प्रसरण गुणांक इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100, है ना। अब यहां भी उसने गुगली फेंकी है,
आप लोग सावधान रहना। यहां इस फार्मूले के अंदर मुझे चाहिए SD, सामने वाले ने SD नहीं दिया, प्रसरण दिया है, इंग्लिश में बोलो तो वेरिएंस दिया है। अब आपके पास में वेरिएंस है 25, देन SD क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट, तो SD क्या आएगा 5। तो हमको यहां क्या रखना है 5, और वो चाहता अपन गलती से रख दे 25। तो ये जो कोएफिशिएंट का फार्मूला है, गुणांक का फार्मूला, इसमें ऊपर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ना कि v चाहिए। कभी वो v देगा तो मैं स्क्वायर रूट करके और SD पता करूंगा, जैसे मैंने यहां पता किया था, फिर मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। लाइक यहाँ 5 है, x बार कितना है यहाँ दिया होगा, देखो समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन 10 है, इंटू 100 है, 0 to 0 गया, 5 into 10 दैट इज 50। आया फटाफट? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने अपने इस लेक्चर में इंक्लूड किए। दुनिया की कोई सी भी एग्जाम आप दे लेना, कोई सी भी, यदि स्टैटिक्स आएगा इसी में से घूम घूम के आएगा, और इतने कम टाइम में स्टैटिक्स इस लेवल से कवर करना काफी मुश्किल है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, जो आप और हम लोग मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आ जाओ आगे, ये क्या कहना चाहता, अरे ये तो और भी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। यदि एक फार्मूला आपके माइंड में सेट हो गया तो बहुत सारे फार्मूला आप बना दोगे। एक ट्रिक है डायरेक्ट, यदि आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए, ऐसे पद आ जाए कि उनके बीच में डिफरेंस एक जैसा हो, जिसको अपन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समान अंतर श्रेणी बोलते हैं, तो हम V और SD डायरेक्ट इस ट्रिक से पता कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, क्या है फार्मूला, आओ देखें और समझने की कोशिश करें, और बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज है। V का फार्मूला क्या है, देखो D मतलब डिफरेंस, पदों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो D है, उसका स्क्वायर करना है। जैसे डिफरेंस 2 है तो 2 का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1/2, मतलब दो चीजों से मतलब है मुझे यहाँ। बोले कैसे सर, इसको और समझा दो ना। एक एग्जांपल लेता हूं, 2, 4, 6 और 8, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। तो बताओ यहाँ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ डिफरेंस है 2। बोले यहाँ n क्या है, बोले n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की कुल संख्या, 1, 2, 3 और 4। आया समझ में अपने को। तो कभी भी यदि बीच में अंतर सेम है, डिफरेंस सेम है, तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हो। इसमें दो ही वैल्यू चाहिए, एक तो डिफरेंस चाहिए और एक टोटल नंबर चाहिए, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीधे आंसर आ जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या है वेरिएंस या प्रसरण, D स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1/12। सीधी ट्रिक है ये, D रखो n रखो, खटाक से आंसर ले जाओ। और यदि मुझे V मिल गया तो SD पता करते तो मुझे आता ही है, क्या करना है, यहाँ जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट। कि सर ये तो आप बहुत अच्छी चीज आपने बता दी। अब इसी के बेस पे आपको देखो कितना सारा फायदा होने वाला। अब देखो, अब लोग जो है इनको रटे जाते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण रटते हैं, इंग्लिश में बोलो तो नेचुरल नंबर का वेरिएंस रटते हैं, है ना। इसी प्रकार विषम और सम प्राकृत संख्याओं का प्रसरण रटते हैं। सम और विषम मतलब इवन और ऑड नंबर का प्रसरण, इट मींस वेरिएंस रटते हैं। क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है, ये वाला फार्मूला है ना। यदि ये फार्मूला आपके पास में है तो आपको मैं कहता हूं रटने की जरूरत नहीं है किसी कीमत पे। बस आप इस फार्मूले को खजाने की चाबी मान लो। वो बोलता है प्रथम n प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलो तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3, बोलो इनके बीच में डिफरेंस क्या है 1 है, खत्म हो गया किस्सा। यही वाला फार्मूला ले लो और यहाँ डिफरेंस 1 रख दो, 1 का स्क्वायर करो, खत्म, n स्क्वायर माइनस 1/12, ये सीधे आ गया n स्क्वायर माइनस 1/12, क्योंकि डिफरेंस हो गया 1। और ये क्या है प्रसरण, इट मींस v। यदि मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या का मुझे सीधे वेरिएंस मिल जाएगा। करा क्या मैंने, डिफरेंस को 1 रख दिया। हाँ, अब यदि वो बोले सम और विषम के केस में जाए, इंग्लिश में बोलो तो इवन और ऑड के केस में जाए, तो लिख के देख लो ना, विषम इट मींस ऑड क्या है 135, मुझे तो डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस तो 2 है ना। अच्छा, यहाँ 2, 4, 6 हिंदी में सम और इंग्लिश में आपका इवन हो गया, यहाँ भी डिफरेंस तो 2 है। तो बोले सर दोनों में डिफरेंस तो सेम है। बोले यदि डिफरेंस सेम है तो फिर चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, सम हो, विषम हो, उसका वेरिएंस सेम ही आएगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आएगा, क्योंकि उसको तो दो चीजों से मतलब है, डिफरेंस और एन से। तो यहां मैं डी क्या रखने वाला हूं 2, किस केस में, इस केस में। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होने वाला 4, और 4 से 12 है, 4 से 12 कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार, 3 टाइम। तो आंसर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/3। ये देखो n स्क्वायर माइनस 1/3।
अब इसका तुम स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये नहीं रटना है। तो बताओ, यदि नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या बोले तो डी 1 रख देना, सम या विषम हिंदी में और इंग्लिश में इवन और ऑड बोले तो डी की जगह 2 रख देना। और फार्मूला सिर्फ यही वाला पता रखना, वेरिएंस पता है, स्क्वायर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले मैंने बना दिए। और कोई एग्जाम होवे और उस एग्जाम के सिलेबस में स्टैटिक्स होवे और इन पे क्वेश्चन ना आए, शायद असंभव है। ध्यान रखना इन चीजों का। ये वाला फार्मूला रट लो और यहाँ डी की जगह 1 रखोगे तो नेचुरल या प्राकृत आ जाएगा, डी की जगह 2 रखोगे सम और विषम इवन और ऑड आ जाएगा। इवन और ऑड का सेम आएगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस एक जैसा है, 2-2 है। ठीक है, चलो खूब सारा स्पीड से आप लोगों ने पढ़ा आज, है ना, बहुत मेहनत की आपने। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूं, है ना। तो यहां पे एग्जाम्पल ले लिया भाई लोगों मैंने, आ जाओ। चलो 2, 4, 6, 8, 10। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा क्या समान अंतर वाली श्रेणी है, क्या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस सर। यदि है तो मुझे 2 चीज बता दो, डिफरेंस कितना है? सर डिफरेंस तो 2 का है सर। मुझे बता दो n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है सर। बोले यदि d और n पता चल गया और श्रेणी कैसी है, समांतर, तो भाई हम लोग लंबे चौड़े रास्ते से नहीं जाएंगे। हमको तो एक ट्रिक मिल चुकी है और बड़ी ही सिंपल वो ट्रिक है, उससे हम वेरिएंस सीधे निकाल सकते हैं। डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12। वो चाहे एस डी पूछे, मानक विचलन पूछे, अपने को तो भी निकालना, क्योंकि लास्ट में अपन वर्गमूल इट मीन स्क्वायर रूट ले लेंगे खटाखट। आ जाओ, तो v इक्वस टू, बोलो d कितना है? डिफरेंस 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। n बोलिए 5, है ना, तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 1/12, है ना। v 2 का स्क्वायर 4, 5 का वर्ग शायद 25 होता है, माइनस 1/12। v इक्वस टू 4 इंटू 25 में से 1 गया, 24/12। 12 से 24 2 बार कटेगा, तो v बराबर 4 गुणा 2 मतलब 8। और जिस इंसान को v पता चल गया कि v यदि 8 है तब वो एस डी पता कर लेगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8। अब स्क्वायर रूट 8 आपको सबको पता है, इसको एस डी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4, तो 4 बाहर जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 रूट 2 आ जाएगा। अब रूट 2 की वैल्यू रख दोगे 1.4, तो कुल मिला के 2 इंटू 1.4 1.4, जिसको 2.8 भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा स्पीड से पढ़ा, लेकिन फायदा आपका है। फायदा तो आपका है ना, आपने डिस्पर्सन, अपकिरणन या विक्षेपण, घबराते हैं लोग, उसको आपने कंप्लीट कर दिया एक लेक्चर के अंदर। अब आप इस वीडियो को बार बार देखो, है ना, आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको बहुत कम टाइम में मैं कवर करा सकूं, यह मेरा प्रयास है ना। लेकिन हमारा प्रयास सफल और असफल आप विद्यार्थियों के सहयोग के बगैर संभव नहीं। तो आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपको इसका फायदा मिलेगा, है ना, आपके अच्छे अच्छे परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे। यही सही मायने में हमारी सफलता है। माता पिता क्या चाहते हैं? बच्चे का भला। माता पिता का अपना भला थोड़ी होता है, बच्चों का भला ही उसका भला होता है। एक शिक्षक क्या चाहता है? अपने विद्यार्थियों का भला। विद्यार्थियों का भला होता है, उनका नाम होता है, उनको बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती है, शिक्षक तो वहीं सफल हो जाता है। तो हम तो बस आपकी सफलता चाहते हैं, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ है नहीं। ठीक है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भविष्य में आप खूब बड़े बड़े काम करें, बहुत सारे नाम कमाएं, और हमारे जो वीडियो है ये आपके काम आ सके, ये हमको बहुत खुशी होगी। आप इनका उपयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।